हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट की प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि है 2022 का। और ये हम पढ़ेंगे सीडीपी। आज जो पढ़ेंगे वो सीडीपी की क्लास रहेगी और ये साइंस और मैथ है और ये जो है पेपर 2 वालों के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ग्रास मोटर स्किल। निम्न में से कौन सूक्ष्म गामक कौशलों का उदाहरण है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है ये कौन सी बुक से बनाया है। तो ये पीडीएफ मैंने यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती है मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए भी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यही था कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गामक कौशलों का उदाहरण है। पहले तो सूक्ष्म गामक कौशल क्या होता है ये जानेंगे। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन फाइन मोटर मोटर स्किल सूक्ष्म। और ये जो होता है ग्रॉस, ग्रॉस में क्या होता है, ग्रॉस स्थूल यानी जो अंग काफी मजबूत होते हैं उन्हें बोलते हैं, या जो काफी भारी भरकम होते हैं वो अंगों को जब यूज किया जाता है तो इससे ग्रास मोटर स्किल बोलते हैं। और फाइन मोटर स्किल जो कि जिसमें हम अपने नाजुक पतले और कमजोर अंगों का यूज करते हैं, हम यानी बच्चे। जैसे कमजोर अंग में उंगलियां हो गई, गर्दन हो गए, तो ये सभी हमारे जो है कमजोर अंग हैं। और मजबूत हाथ हो गया और पैर हो गया, क्योंकि बच्चा पहले क्या करता है, बच्चा पहले अपना ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप करता है। बच्चा पहले अपने भारी भरकम मजबूत अंगों को हिलाता है, उससे काम करता है। जबकि फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, फाइन मोटर स्किल में बच्चा अपने छोटे और कोमल अंगों से काम करता है। तो देखिए चित्र बनाने में क्या कर रहा है, पेंसिल का यूज करता है। और पेंसिल किससे पकड़ता है, तो उंगलियों से पकड़ता है। तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सुई पकड़ना, इनमें भी उंगलियों का यूज है। धागे में मोती पिरोना, इनमें भी उंगलियों का यूज है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, तेज चलना, वॉकिंग फास्ट। अगला क्वेश्चन है, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। विकास अधोगामी यानी प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। ये बताता है कि विकास किस तरह से होता है। इस जो विकास का ये सिद्धांत है ये दो तरह का होता है। एक प्रोक्सिमोडिस्टल होता है और दूसरा एक होता है सैफ्रोकॉर्डियल। सैफ्रोकॉर्डियल, एक मिनट में इसे लिख देती हूँ यहीं पे। सैफ्रो CEPHALO सैफ्रोकॉर्डियल। सेफ्लोकॉर्डियल, सेफ्लोकॉर्डियल में क्या होता है, शीर्ष से पैर की तरफ विकास होता है। और प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, इसमें जो होता है विकास वो अंदर से बाहर की तरफ होता है, फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड। सेंटर साइड से आउटसाइड होता है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ होता है। जैसे जटिल से सरल की तरफ, सिर से पैर की तरफ। सिर से पैर की तरफ तो सेफ्लोकॉर्डियल में होता है, केंद्र से बाहर की तरफ तो यही हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ ही होता है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण के निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के द्वितीय कारक है। द्वितीय कारक यानी सेकेंड एजेंट कौन कौन से है। फर्स्ट तो फैमिली होती है, माता पिता होते हैं, तो जिनमें जिनमें पेरेंट्स है वो ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। तो स्कूल भी सेकेंड में आता है, किताबें भी आती हैं, मीडिया भी आता है, तो यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है आपको एक्सप्लेन भी किया गया है चीजों को, आप चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से भी इस चीज को जो है पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया करने लगते हैं और उसमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाता है। परिकल्पनात्मक मतलब हाइपोथिएटिक डिडक्टिव थिंकिंग, मतलब कि वो कल्पना करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहले सेंसरी मोटर स्केल में क्या होता है ये चीज जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को जो है
चलाने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे चीजों की तरफ इशारा करता है, उसे समझा नहीं पाता है, बता नहीं पाता है, लेकिन इशारा करना शुरू कर देता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है, वो चीजों को समझने लगता है, उन्हें डिफाइन नहीं कर पाता है कि ये पेन है, ये पेंसिल है, लेकिन पेन कहने पे वो समझ जाता है कि पेन क्या है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या करता है, बच्चा चीजों को समझ लेता है और चीजों के बारे में जवाब भी देने लगता है। इसमें बच्चा क्या करता है, एक ही चीज पे अपना ध्यान केंद्रित रखता है, एक ही वस्तु के एक ही गुण पे। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा क्या करता है, कल्पना करने लगता है, सोचने लगता है। ये जो होता है ये 11 से 15 वर्ष तक होता है। एक मिनट, ये हाँ, 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की अवस्था में ये चीज होती है। जिन पियाजे का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक जो है सब्सक्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिएगा, आपको चीजें अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आगे है, जिन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है, सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगी भावना या फिर कार्यात्मक स्थिरता। तो सीखने के लिए तत्परता, रेडीनेस टू लर्न, मतलब बच्चा जो है सीखने के लिए तत्पर है, इस चीज को जो है जिन पियाजे ने ज्यादा महत्व दिया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुकरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है, आज्ञाकारिता और दंड उन्मुख, यंत्रीय उद्देश्य उन्मुख, अच्छा लड़की अच्छा लड़का उन्मुख, कानून और व्यवस्था उन्मुख। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, कानून और व्यवस्था उन्मुख, क्योंकि यहाँ पे देखिए कानून और नियम की बात की गई है, नियमों को मानना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोहलरबर्ग का भी जो है हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा, उसका भी लिंक जो है सब्सक्रिप्शन में है, आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए, पुस्तक से उत्तर नकल करके। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, तो उनको जब यूज होता है उनका ऑप्शन में, तो आप उसको देख करके ही बता सकते हैं कि ये निगेटिव वर्ड्स हैं, इनका यूज अगर हम करेंगे तो ऑप्शन गलत होगा, यानी वो ऑप्शन गलत होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यूज हुआ है नकल, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहेंगे, तो ये भी गलत है कि बच्चे को आप अगला कार्य करने को कहेंगे और इस कार्य को छोड़ देने को कहेंगे, तो ये भी बात जो है गलत है, बच्चा इससे नहीं सीख पाएगा। आगे है, प्रश्न से संबंधित संकेत देंगे, अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। अब बच्चे को वो चीज समझ में नहीं आ रही है, आप उसको और जटिल बना देंगे तो बच्चा उस चीज को नहीं कर पाएगा और इस तरह से वो पढ़ाई से भागने लगेगा। तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट है कि प्रश्न से संबंधित संकेत देंगे, मतलब उसको कुछ जो है हिंट देंगे जिससे बच्चा क्वेश्चन को काफी इजी से कर पाए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है, सामाजिक पृथक्करण, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, कंठस्थीकरण या निष्क्रिय अनुकरण। देखिए ये कंठस्थीकरण जो है ये भी हमारा निगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अनुकरण, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब तो हमारा ऑप्शन बचता है सामाजिक पृथक्करण, यहाँ पे देखिए पृथक्करण की बात आ जाती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी ही जो है करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है, मतलब जो प्रगतिशील शिक्षा है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र में, मतलब मुख्य फोकस किसको दे करके पढ़ाई करती है या सिखाती है या समझाने का प्रयास करती है, तो विद्यार्थियों को, क्योंकि अभी जो शिक्षण प्रक्रिया चालू है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सेंटर में रख करके ही आपको पढ़ाना है, मतलब कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, उसका पूर्व का ज्ञान कितना है, ये सब बातों को जानने के बाद उसी के अकॉर्डिंग आप उसको धीरे धीरे पढ़ाइए ताकि उसका डेवलप हो सके। आगे है, अहमद
मनोउपचार या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि या अंतरवैयक्तिक बुद्धि? स्थानिक बुद्धि यानी कि जो चीजों को देख सके, समझ सके, उसे मतलब एक ही नजर में सारी जगह का लोकेशन याद हो जाए, उस तरह की जिनकी बुद्धि होती है उनको स्थानिक बुद्धि कहते हैं। प्राकृतिक यानी कि जिनको नेचर से ज्यादा प्यार होता है, ज्यादा लगाव होता है, उनकी प्राकृतिक होती है। संगीतात्मक मतलब जिन बच्चों को म्यूजिक से ज्यादा प्रेम होता है, ज्यादा लगाव होता है, तो उनकी बुद्धि जो होती है वो काफी संगीतात्मक होती है। वो संगीत के क्षेत्र में काफी आगे तक जाते हैं, जैसे गायक हो गए, कवि हो गए, तो ये सभी संगीतात्मक हो गए। अभी अंतर व्यक्तिक की बात करें तो ये जो है मनोउपचार या परामर्श दाता बनते हैं, परामर्श दाता। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण। मतलब देखिए यहाँ पे एक समान मतलब बच्चों को जो है अलग अलग बांटा जा रहा है। जो तेज बच्चा है वो एक साथ रहेगा, जो एवरेज बच्चा है वो एक साथ रहेगा, और जो एकदम से गधा या कह सकते हैं कि काफी पीछे बच्चा है वो एक साथ रहेगा। तो ये तरीका भी गलत है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। आगे है, विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया अनुकरण का निर्देश देना चाहिए। ये केवल शब्द जो है नकारात्मक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चर्चा और अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है चर्चा और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अगर बच्चा किसी चीज पे चर्चा नहीं करेगा, वाद विवाद नहीं करेगा, डिबेट नहीं करेगा, तो भी उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो ये भी चीज गलत है। प्रतिबंधित जो है एक नकारात्मक शब्द है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। विविध विद्यार्थियों के समूह बनाएगा, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक ग्रुप में 3-4 बच्चे हैं जिसमें काफी जो अव्वल दर्जे का बच्चा है, स्मार्ट बॉय है, वो रहेगा, मीडियम रहेगा, और जो लोअर है, तीनों टाइप के बच्चे रहेंगे, तभी वो काफी अच्छे से पढ़ पाएंगे। वरना जिस ग्रुप में काफी टॉप स्टूडेंट रहेंगे वो ग्रुप हमेशा आगे रहेगा, और जिस ग्रुप में लो रहेंगे वो ग्रुप हमेशा पीछे रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है? नहीं, वो तो चुनौतियों को बढ़ा रहा है, क्योंकि आज के समय में लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। जितना अवसर लड़कों को देना चाहिए उतना ही लड़कियों को देना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है? जेंडर समानता का अनुकरण कर रहा है? नहीं, जेंडर समानता का अनुकरण नहीं कर रहा है। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है? ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लड़कों को जो है अवसर दे रहा है लेकिन लड़कियों को नहीं दे रहा है। तो जो पुराने समय की रूढ़िगत परंपराएं हैं उसी का वो पालन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब बच्चा जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, अलग अलग जो है सोसाइटी से आता है, अलग अलग कल्चर से आता है, तो उस समय जो है टीचर उसको क्या करना चाहिए? परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी है जो उनको उनके परफॉर्मेंस के बेस पे अलग किया जा रहा है, तो ये भी अलग गलत है, क्योंकि यहाँ पे समूह बनाना मतलब अलग अलग, ये भी नकारात्मक शब्द हो जाता है। आगे है, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। अभी सभी से सफलता, अभी जरूरी तो नहीं है कि सारे बच्चे ही जो है एकदम स्मार्ट हो और उनकी फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छी हो और वो हर चीजों को पहले से जानते हो, ऐसा तो है नहीं। तो ये भी जो है गलत ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। यहाँ पे देखिए वर्गीकरण सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पे वर्गीकरण करना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन जो है वो केवल डी, एक मिनट, ऑप्शन डी है, मानकीकृत पाठचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए। अभी देखिए ये स्टैंडर्ड करिकुलम की बात कर रहा है, तो ये भी जो स्टैंडर्ड करिकुलम की जहां पे बात आ जाए वो ऑप्शन गलत हो जाता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट रहेगा कि सभी बच्चों से जो है यही उम्मीद करेंगे कि वो एक समान जो है सफल हो। मतलब हम बच्चों से यही उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा जो है सफल हो। मतलब
वो उसकी सफलता उसके अंदर रहे। अब भले ही वो उन चीजों को कर पाए या न कर पाए, लेकिन एक बार बच्चे को ये मानते हुए कि वो कर सकता है, उन्हें प्रयास करने के लिए छोड़ना चाहिए। यानी हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। आगे है, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? केवल सत्र के आरंभ में? तो ये केवल है और सत्र के आरंभ में ही किया जाता है? नहीं, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। आगे केवल सत्र के अंत में, यहाँ पे देखिए केवल आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल, यहाँ भी केवल शब्द है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ये निगेटिव वर्ड्स ना काफी इजी तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, या पहले की जो वीडियो बनी है आप उसको भी देख सकते हैं कि कितने ये नकारात्मक वर्ड्स, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, ये कितने ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अब 15 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? या फिर आप अपने शहर में पानी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? पहले तो समुन्नत करेगा यानी कि उस पर क्रिटिकल थिंकिंग से है कि बच्चा उस पे अपनी सोच से क्या जवाब दे सकता है। अलग अलग बच्चा अलग अलग जवाब देगा। जैसे कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, तो ये तो एकदम फिक्स क्वेश्चन है ना कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? एक ही अध्यापक दिवस होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये इसमें भी बच्चा सिर्फ एक फिक्स आंसर ही दे पाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आप अपने शहर में पानी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। इस बात पे हर बच्चा अलग अलग तरीके से अपने सुझाव को रख सकता है, अपने विचार के हिसाब से जवाब को दे सकता है, यानी इस पे अपना क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर का, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? विविधता और व्यक्तिगत भिन्नता के लिए सम्मान, आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। अध्यापक केंद्रीय ये नकारात्मक शब्द है, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्ड टेस्टिंग हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद है विद्यार्थियों का नामकरण और पृथकीकरण, मतलब लेबलिंग करना उनको, ये भी गलत, यानी हमारा ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है? भावनात्मक विनयन में, शारीरिक समन्वय में, सामाजिक अंतःक्रियाओं में, या लिखित विषय वस्तु के बोध में? तो ये लिखित विषय वस्तु के बोध में कराते हैं। हमारा ऑप्शन जो है पहला, सॉरी डी का जो है करेक्ट हो जाएगा। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन वैकल्य, मतलब जो चीज लिखा है उसको पढ़ने के, उसको लिखने के दिक्कत होती है उसमें। आगे आते हैं, स्वलीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास का मजबूत पक्ष भी है, अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना, सामाजिक अन्वेषण, उसके बाद स्वयं को बड़े समूहों के सामने बिना हिचक के व्यक्त करने, या दैनंदिनी में जल्दी जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलता पूर्वक सामंजस्य स्थापित करना। तो इसमें जो है हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बच्चा सूक्ष्म विवरणों पर जो है ध्यान अच्छे से दे पाता है। तरह के बच्चे क्या होते हैं, स्वाधीनता मतलब लोगों से दूरी बनाते हैं, समाज से उनको मिलना नहीं रहता है, लेकिन उनके अंदर कुछ चीजों को बारीकी से परीक्षण करने की जो होती है कला बहुत अच्छे से होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? श्यामपट्ट पर लिखी विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना। आप मौखिक रूप से व्याख्या करेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा, वो मतलब देख नहीं सकता लेकिन सुन करके चीजों को समझ सकता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, मतलब है सही लेकिन हमें है बचना चाहिए। स्पर्शग्राही मानचित्र देकर ये भी ठीक है। सहायक उपकरणों की प्रयोग की अनुमति देना ये भी सही है। अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, यही ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता है तो वो लिखित चीजों को कैसे कर पाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की नहीं है? औसत से अधिक बुद्धि स्तर, ये तो उनकी विशेषता है। उसके बाद है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी उनकी विशेषता है। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, ये भी उनकी जो है कि एक तरह से कुशलता है, विशेषता है। जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के परिप्रेक्ष्य और अधिगम को प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के विधिबोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को सक्रिय मानना चाहिए, निष्क्रिय मानना चाहिए। तो निष्क्रिय जहां भी है, ये तो ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा। सॉरी, ये सक्रिय, ये निष्क्रिय गलत हो जाएगा। उसके बाद अस्तित्व बोधक, तो अस्तित्व बोधक ना होकर के वृद्धि बोधक होना चाहिए, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किस का अनुभव करने की संभावना है? जिज्ञासा की, उत्साह की, आनंद की या बोरियत की? तो बोरियत की। अगर क्लास में किसी भी तरह का मतलब जो है अच्छे से नहीं हो रहा है, बच्चे का मन नहीं लग रहा है, तो उससे क्या कैसा महसूस होगा? तो उससे चीजें जो है काफी बोरिंग महसूस होंगी, उससे उबायत होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए। तो जहां भी लर्निंग की बात आ जाए, रूट लर्निंग की, तो वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। आगे है, अवधारणा में संबद्धता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे निरुत्साहित आ गया, ये भी निगेटिव वर्ड्स है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यानी हमारा इसमें जो है ऑप्शन पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी निर्धारित रूप से है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये सभी निगेटिव वर्ड्स होते हैं, नकारात्मक शब्द होते हैं, जिनको देखने से ही ऑप्शन जो है काफी अच्छे से एलिमिनेट कर पाते हैं। तो पहला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना, अन्वेषण संबंधी अधिगम लिए अनुकूलित परिवेश, कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियां। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कंठस्थीकरण भी जो है नकारात्मक शब्द है। मानकीकृत पाठचर्या, जहां पे भी मानकीकृत पाठचर्या जाए वो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी अब दो ऑप्शन बच रहा है, पहला और दूसरा। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अन्वेषण संबंधी अधिगम लिए अनुकूलित परिवेश अध्यापक को जो है बनाना चाहिए, यही एक रचनावादी कक्षा की क्या होती है? विशेषता होती है। यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रियता और सहभागी बनना महसूस करते हैं यदि कक्षा परिवेश समुन्नत करता है। अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ज्ञान का मात्र पुनरुत्थान, ये भी जो है नकारात्मक शब्द है, तो ऑप्शन जो है तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। यानी हमारा जो है केवल पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधि का संचालन करना चाहिए? उनको जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, जो यांत्रिक हो और जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो। निष्क्रिय श्रवण, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो संदर्भ से हटकर हो, जो जटिल से सरल की ओर हो। जहां जटिल से सरल की ओर नहीं, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और जो संदर्भ से हट करके हो, संदर्भ से हट करके हो मतलब जो चीज है उससे वो चीज हट के हो, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, मतलब उनके प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी हुई हो, ताकि वो चीजों को देखेंगे समझेंगे तभी वो आसानी से समझ पाएंगे। प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी होगी तो बार बार रिपीट होती जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग के द्वारा, समक्ष के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर, अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके। जहां भी केवल सारांशीकरण आ जाए ये सभी नकारात्मक शब्द हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, कंठस्थीकरण और निष्क्रिय अनुकरण भी जो है निगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी हमारा सिर्फ ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा कि विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोगों के द्वारा। यहाँ पे शीघ्र अतिशीघ्र प्रतियोगिता करने की करवाना, मतलब सिर्फ बच्चों को जो है प्रतियोगिता करवाना उनका महत्व है, उनको ज्ञान के प्रयोग के संदर्भ में कुछ नहीं। तो हमारा जो है ऑप्शन बी सॉरी ए करेक्ट रहेगा। आगे है, अधिगम की गति पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है, पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र तो नहीं है, तो यानी ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। आते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों कारकों को, मतलब उसका जो है व्यक्तिगत, यानी कि जो कहते हैं व्यक्तिगत चीजें जैसे माता पिता से आती हैं और परिवेश वातावरण से क्या होती है, तो इस तरह से दोनों चीजों को मिला करके पारस्परिक क्रिया करके बनती हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं की अनदेखी करके निरुत्साहित करनी चाहिए। निरुत्साहित करना, अनदेखी करना, ये सभी निगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है, हमेशा अत्यंत गलत होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे की जो होती है वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा गलत ही होती हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। तो सही है, यही ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, तो अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर का करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता स्थापित करना, कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, संप्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। तो इन्हीं से जो है बचना चाहिए। हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज का जो है सीडीपी का क्लास पूरा होता है। अब आपसे हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करिएगा।